उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री जिले दर जिले पहुंचकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास कार्य किस तरीके से हर जिले में किया जा रहा है। इसे परखेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रदेश के जिलों को अगले हफ्ते से हर एक जिले का दौरा करेंगे और ग्राउंड पर जाकर विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे। इस दौरान सीएम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विकास योजना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से सीएम हर जिले में पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लेंगे, हालांकि इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने वार किया है। किस तरीके से काम हुआ है, हो रहा है, वो परखने के लिए मुख्यमंत्री जमीनी दौरे पर जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और परखेंगे कि जिस तरीके की उनकी मंशा है, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी बनाना चाहते हैं, उस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाने में अधिकारी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेगा वो बाहर का रास्ता लेगा, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। काबर से जब कृषि सुखाने, ये वाली कहावत बिल्कुल माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिट बैठ रही है। 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया, जमीनी स्तर पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय नौकरशाहों के बीच में जाकर समीक्षा बैठक करने की कोशिश कर रहे हैं, जायजा लेने जा रहे हैं। हकीकत यह है, जमीनी रियलिटी यह है कि आज गांव-गांव तक योजनाएं नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश में अपना किला मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में दस्तक जिस तरीके से कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है, हालांकि प्रियंका लगातार दौरा उत्तर प्रदेश का कर रही है और प्रियंका की टीम को मजबूत करने की कवायद भी जारी है। और ऐसे में कांग्रेस में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं। इसमें लगभग सभी नाम तय कर लिए गए हैं। उम्मीद है कि पहले चरण में 2 और दूसरे चरण में 2 नाम तय किए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में सभी जातियों को साधने का फैसला किया। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से मजबूत संगठन के रूप में हम चुनाव में उतरेंगे और हमारे समझ से बहुत जल्दी ये फैसला हो जाएगा कि वो टीम में किस प्रकार का और कितना विस्तार करेंगी। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एक बड़ी टीम के साथ आदरणीय प्रियंका जी इस 2022 के चुनाव में उतरने जा रही हैं, जिसकी रूपरेखा आपको अगले कुछ दिनों में 2-4 दिनों में दिखाई पड़ेगी। एक तरफ प्रियंका गांधी जहां अपने तमाम पदाधिकारियों से इस बात पर मंथन कर रही हैं कि 2022 के चुनाव में कैसे कांग्रेस फतह हासिल करे, कैसे कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में 32 सालों से हाशिए पर है वो एक बार फिर मुख्य धारा में लौटे, तो वहीं प्रियंका गांधी अपनी टीम यानी टीम प्रियंका को और मजबूत करने में लगी हैं। प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि संगठन का और विस्तार हो ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस अभियान चलाए। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे जो लगातार मौजूदा अध्यक्ष के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण है इसके जरिए कांग्रेस उसे भी साधने में लगी हुई है। लखनऊ से उड़ेल समित सिंह के साथ निकुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और वहीं प्रियंका के इस दौरे पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देश की जनता, किसान, गरीब, मजदूर, युवा वो परेशान है। वो अपनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी के जरिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल चुका है। प्रियंका जी या कांग्रेस जो है ये 10 सीटों के अंदर सिमटने वाली पार्टी है। अब सवाल ये है कि अगर लोग उनकी फजीहत कराना चाहते हैं तो कांग्रेस जाने और इनकी पार्टी जाने।
बढ़ते आगे, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी से अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। खास बातचीत की संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने संजय निषाद से। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कई दौर की वार्ता आपकी हो चुकी, जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ, लेकिन चाय पर सिर्फ चर्चा होती है, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। 70 साल से तो कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं था। हमारे लोग कभी किसी नेता के पास ज्ञापन लेकर चले गए तो नेता का मंत्रालय खत्म हो जाता था। तो जहाँ कभी हमारे समाज के लोगों को अपनी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों दरबार मिलकर अगर घंटों चर्चा कर रही है बार बार इस पर, क्योंकि पिछली सरकारों ने 70 गुना इतना उलझा रखा है कि इस बार हम लोग फूंक फूंक कदम रख रहे हैं कि कहीं कोर्ट से, न्यायालय से कोई स्टे न मिला है। सपा भी गुमराह करती रही। आज के दिन में कांग्रेस ने फाइल गायब करा दी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है तो इस पर चर्चा चल रही है। संविधानविद, सॉलिसिटर जनरल हैं, कानूनविद हैं, सब रिपोर्ट लगा रहे हैं कि इस बार जो संवैधानिक ढंग से इनके जो मझवार की जातियां हैं, जो उनके पुकारू नेम हैं, उन्हें मिलना चाहिए। और पिछड़े के हकदार नहीं, पिछड़े के लिए राज्यपाल ने निकाल रखा। और जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार हैं, तो अगर हमारा नाम पिछड़े में डालना वो गैर संवैधानिक है। इसी सारे पहलुओं पर चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कितनी सीटों पे आपने की है? हमने तो बता दिया कि भाई 403 पर तो हमारे वर्कर्स ही हैं, हम हर जगह आपकी मदद करेंगे, लेकिन 160 सीटों की लिस्ट भेज दी है कि इसमें हमारे बहुत सेक्टर लेवल तक के हमारे कार्यकर्ता जो हम जिताने में हमारी भूमिका है। 70 सीटों मैंने बता दिया कि बूथ लेवल पर मेरा गठन है। इसमें कहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कितना आप हमें दे सकते हो, जीत सकते हो, चूँकि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था 13 जनवरी 2021 को। संसद का केंद्र अभी कुछ दिन पहले तक फूलन देवी हुआ करती थी। आपने भी फूलन देवी को याद किया, उनका जो पुण्यतिथि था उसको मनाया। समाजवादी पार्टी और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, जिसमें फूलन देवी की प्रतिमा का वो अनावरण करने जा रहे हैं, एक संदेश देने जा रहे हैं कि सपा फूलन के साथ खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो मुद्दा था उसको समाजवादी पार्टी छीनने की कोशिश कर रही है, या फिर फूलन देवी के नाम पर फिर से जो है जो निषाद बिरादरी उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, फूलन देवी एक आइकान थी, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। मैंने पहले बताया, मैं सत्ता में आऊँगा तो सबसे पहले पार्लियामेंट के सामने उनकी मूर्ति लगाऊंगा जहाँ हत्या हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी को 2 बार सत्ता में पहुंचाई। इसे अंगुली हिलाती थी, वोट मिल जाता था, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। चलिए, तो डॉक्टर संजय निषाद ये मानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, सरकार भी 2022 में बनाएंगे, और सीधे तौर पर निषाद बिरादरी को जो अब तक आरक्षण नहीं मिला है उसका पूरा ठिकरा इन्होंने समाजवादी पार्टी पर छोड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। बढ़ते आगे, कोरोना की तीसरी संभावित लहर के बीच सरकार की यही कोशिश है कि लगातार टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाए और संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी है कि बीएचयू ने फंड्स ना मिलने के चलते आरटीपीसीआर जांच से हाथ खड़े कर दिए हैं। वाराणसी समेत 8 जिलों में कोरोना टेस्ट को रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 वित्तीय वर्ष में बकाया 55 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के चलते यह फैसला लिया गया है। अब आलम यह है कि आईएमएस बीएचयू में लगी कोरोना जांच की 2 मशीनें सिर्फ बीएचयू अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच कर रही है। और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट में सबूतों की एक सीडी पेश की है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर की दीवारों से ओम और शंख हटाए गए, जबकि आज भी हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद है। सबूत के आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि मस्जिद का बेस मंदिर के पिलरों पर बना है, जिन पर आज भी कमल की आकृति बनी है। और आज हमने उसमें मस्जिद के जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं, बल्कि फ़ोटोग्राफ दाखिल किए हैं, और हमारा कहना ये है कि मस्जिद की दीवारों पर वहाँ पर शेषनाग के चित्र बने हुए हैं। पत्थर पर जो पच्चीकारी की गई है, जो शिल्पकारी की गई है, जो स्थापत्य कला है, वो हिंदू धर्म प्रेमियों की है, हिंदू धर्म की है, सनातन धर्मियों की है।
दूसरा चित्र वहाँ पर हैं कमल के फूल, जो सुर्रियाँ बनी हुई हैं उनके नीचे कमल के फूल हैं, और कमल के फूलों में देखेंगे तो कई कमल के फूलों को डैमेज किया गया, तोड़ा गया है। और दीवार पर मस्जिद की पर शंख बने हुए थे, शंखों को वहाँ से हटा दिया गया, मिटा दिया गया है। बढ़ता आगे, जिस तरीके से जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने मथुरा की धरती से यह कहा था कि जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी, जिसे लेकर फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि सीएम ने भक्तों और जनता की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। और वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। प्रभु कृष्ण ने वहां बाल लीलाएं की। उनको मानने वाले लोग, प्रभु कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उस क्षेत्र को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित हो जाना चाहिए था, किंतु आज उत्तर प्रदेश सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी ने तीर्थ स्थल घोषित करके उन आस्थावान लोगों की वर्षों पुरानी मनोकामना को पूरा किया है। बढ़ते आगे, अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र में पूर्व पालिका अध्यक्ष जमानत पर रिहा होते हैं, हालांकि फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि जमानत पर छूटने के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने, भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया है। इससे पहले गोकशी के एक मामले में आरोपी से अफसर अली ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। रिश्वत की लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रायबरेली में सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस पर भी आरोप परिजन लगा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर आरोपी ट्रक चालक को भगाने का आरोप लगाया। लालगंज कोतवाली के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी थी, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार वाले प्रदर्शन कर आरोपी की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। बढ़ते आगे, खबर महोबा से, जहां घरेलू कलह से परेशान होकर एक युवक ने मालगाड़ी के सामने कूदकर जान दे दी। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी हालत में युवक को महोबा जिला अस्पताल में ले जाया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 45 साल के विनोद का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो स्कूटी लेकर मानिकपुर रेलवे लाइन पहुंचा और वहां से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गया। एक एक्सीडेंटल केस है जो रेलवे से हुआ है। एक मरीज आया था लगभग 45 साल की उम्र का, हमारी इमरजेंसी में जिला अस्पताल महोबा की में। उसका पैर एम्पुटेटेड था, मतलब पैर कटा हुआ था और सर में बहुत गंभीर गहरी चोटें थी। उसका हमने ट्रीटमेंट किया बट फिर उसके बाद वो एक्सपायर कर गया यहीं पे। बहराइच में अज्ञात हत्यारों ने 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं शव की शिनाख्त की कोशिश में पुलिस की टीम जुटी है। मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है और जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो बहराइच में अज्ञात हत्यारों ने 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या की है। मामला फकरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर इलाके का है। वहीं लड़की की उम्र करीब 8 साल और लड़की की उम्र 10 साल बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के गजाधरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर। वहाँ पे गन्ने के खेत में एक लड़की और बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धारदार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति 2 व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गांव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी बूथ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। हर बूथ पर यूथ के अभियान के तहत काम में समाजवादी पार्टी की टीम लगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, लखनऊ से समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर यूथ अभियान लॉन्च। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया विजय अभियान।
बीजेपी के बूथ विजय अभियान के जवाब में हर बूथ पर यूथ अभियान। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपने बूथ अभियान की शुरुआत की और वहीं समाजवादी पार्टी एनकाउंटर में हर बूथ पर यूथ अभियान की शुरुआत। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, बूथ मजबूत यानी पार्टी मजबूत और पार्टी मजबूत यानी कि विधानसभा चुनाव में जीत पक्की। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी हमेशा से बूथ को मजबूत करने की कोशिश, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी हर बूथ पर यूथ अभियान को लॉन्च किया, तो मकसद साफ नजर आ रहा है। और ऐसे में कामयाबी कितनी, ये भी हम सवाल। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने आज ही बूथ विजय अभियान शुरू किया है और उसके जवाब में शाम होते होते समाजवादी पार्टी का ट्वीट आ गया कि वो हर बूथ पर यूथ प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। और इसके लिए खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यानी कि समाजवादी पार्टी भी अपना बूथ जो है मजबूत करेगी और बूथ पर युवाओं को सक्रिय करेगी। निश्चित ही इसका साफ मतलब है कि यूपी में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। और देखिए, एक के बाद एक बीजेपी जैसे ही कोई कार्यक्रम लॉन्च करती है या कोई बात ट्वीट करती है, उसके अगले पल अखिलेश यादव का जवाब आ जाता है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने वो जीवन को लेकर एक नया ट्वीट कर दिया। यानी वार प्रतिवार जो है दोनों पार्टियों के बीच लगातार चल रहा है और ये वार जो है जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा चुनावी समय और तीखा होता जाएगा। तो अखिलेश यादव कहते रहे कि बीजेपी को हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे क्योंकि बीजेपी कॉपी कर लेगी हमारी रणनीति, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो बीजेपी की हर रणनीति को खुद कॉपी कर रहे हैं और दिलचस्प होता जा रहा है काफी। ये यूपी का जो सियासत है, चुनावी अभियान है, ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है इन तमाम चीजों से। सवाल यह भी है कि अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश में अखिलेश यादव, हालांकि पहले से बीजेपी युवाओं पर फोकस रही है और बूथ के सहारे यूथ को भी जोड़ने की कोशिश। सवाल इस बात को लेकर कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश को छोड़कर कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता कि यूथ को वो अपनी तरफ खींचे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। बीजेपी के पास जहां नेताओं की कमी नहीं है, भरमार है, एक से बढ़कर एक नेता है, वही समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव पर डिपेंड है। कोई बड़ा नाम नहीं है, ना कोई बड़ा नाम इधर पिछले 3-4 सालों में समाजवादी पार्टी में उभरा है। तो अखिलेश यादव के कंधों पर पूरी तरह से पार्टी डिपेंड है। अब कैसे वो यूथ को तैनात करते हैं, खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा, कैसे वो रणनीति बनाते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे बूथ मजबूत करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि बीजेपी के पास संसाधन है, बड़ा संगठन है, बड़े नेता है, वो अपने लोगों को टास्क देते हैं और इन्वॉल्व करते हैं। अब समाजवादी पार्टी कैसे बीजेपी का मुकाबला करती है संसाधन, संगठन और नेताओं की भरमार के सामने, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद अनिल इस जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी ने बूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम शुरू किया, हालांकि अब हर बूथ पर यूथ का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी ने मिशन 2022 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी और ऐसे में अब अखिलेश यादव भी आगे आगे कूद रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और ऐसे में अखिलेश ने ट्वीट करके यह बताया है कि उन्होंने भी बूथ को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो बीजेपी ने बूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम आज से शुरू किया है। हालांकि इसे लेकर एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगे रहे। बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल जुड़कर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो बीजेपी ने मिशन 2022 को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी फतेह करने के लिए पार्टी बूथ जीतने की व्यूह रचना में जुटी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र को केंद्र में रखकर बूथ विजय अभियान शुरू किया गया। पार्टी इस अभियान को कई चरणों में पूरा करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश भर में पार्टी के संगठनात्मक मंडलों में बैठकों का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा ने इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है।
और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बाकी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।